नमस्कार किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा के आवाज और मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त पूजा, हमेशा की तरह आपके साथ। आज के इस विशेष रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम में हम बहुत ही खास विषय यानी कि एक अच्छा चर्चा का विषय आपके लिए लेकर पुनः हाजिर हैं। आज का विषय है बागबानी में पोषण प्रबंधन का महत्व और इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एरिया एग्रोनॉमिस्ट सेंट्रल यूपी से श्री विक्रम सिंह जी। विक्रम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार मेरी तरफ से और यारा फैमिली की तरफ से। जी, हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि उर्वरक और रसायन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये कार्यक्रम निर्देशित है और साथ ही साथ यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से ये खास जागरूकता कार्यक्रम है कृषि संबंधी। लगातार हम आते हैं, लगातार विशेषज्ञ हमारे साथ होते हैं और आपसे ढेर सारी बातें करते हैं। आज का विक्रम जी जो टॉपिक है, जो विषय है जिस पर हम बात करेंगे वो है बागबानी में पोषण प्रबंधन के महत्व। क्योंकि बागबानी जिसमें कि फल, सब्जियां, फूल और औषधीय पौधों की खेती शामिल है, हमारे भारत में किसानों के लिए न केवल आजीविका का एक सशक्त माध्यम ये है बल्कि पोषण सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण सोर्स यही है। अच्छी उपज, गुणवत्ता और बाजार में बेहतर कीमत मिलने के लिए पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग आवश्यक होता है और यही संतुलित उपयोग कैसे हो, कब हो, कहाँ हो, किस तरह हो, बताने के लिए हमारे विशेषज्ञ जुड़ते हैं। तो आइए बात करते हैं विक्रम जी से। विक्रम जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि बागबानी फसलों में पोषण प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? जैसा कि किसान भाइयों आप भी जानते हैं, बागवानी एक हमारे लिए आय का बहुत अच्छा स्रोत है और जो भी हम बागवानी, चाहे हम सजावटी पेड़ हैं घर पे लगाते हैं या जो भी फल की खेती हम कर रहे हैं, जैसे आम है, अमरूद है या कोई भी फल वाली सब फसल अपने उगा रहे हैं, उसके अलावा सब्जियां हैं, ये सब एक हॉर्टिकल्चर का एक हिस्सा है। कोई भी हम फसल लेते हैं उसमें पोषण देना बहुत जरूरी है। कोई भी जिंदा चीज होगी बिना पोषण, बिना खाए पिए आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो उसमें हमें कैसा पोषण चाहिए, किस हिसाब से देना है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, जब भी हम बागवानी करने जा रहे हैं उसके लिए हमारा मिट्टी का चयन, पानी कैसे देना है, खाद क्या देना है, उसमें कीड़े कौन सी है उसका प्रबंधन, बीमारियों से बचाव, ये सारी चीज हमें पहले से ही ध्यान में रहे तो हम अच्छी बागवानी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या बागबानी की विभिन्न जो फसलें हैं जैसे कि फल, सब्जी, फूल आदि, इन सब में पोषक आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं क्या? जी हाँ, हमें जैसे जो फसल लंबे टाइम के लिए है, जैसे फल वाली फसलें हैं, आम, केला या अमरूद, उसके अलावा सेब, हमें पोषण प्रबंधन उसी हिसाब से करना होता है जो फसल का उसकी लाइफ जितनी है, जितना लाइफ आगे बढ़ेगी उसके अनुसार हमें पोषण में भी उसके चेंज करते रहना होता है। जैसे कोई भी फसल है जो शॉर्ट टाइम की है उसे उसी अनुसार पोषण देना पड़ेगा। जो लंबे टाइम यानी कि उसकी उम्र बढ़ती जा रही है उसे उसी टाइप से हमें पोषण का प्रबंधन करना होता है। जी बिल्कुल सही। तो बागबानी फसलों के लिए कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व जरूरी हैं, आवश्यक हैं, कृपया ये भी हमारे किसान भाइयों को आप बताइए। जैसा कि किसान भाई भी जानते हैं, हमारी फसल को 17 न्यूट्रिएंट की जरूरत रहती है। 17 न्यूट्रिएंट में 3 न्यूट्रिएंट हमें वायुमंडल से मिल जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके अलावा हमारी फसल को नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटाश चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, जो बहुत ही जरूरी पोषक तत्व हैं। उसके अलावा जो माइक्रो में आते हैं, मैग्नीज है, उसके अलावा जिंक है, बोरोन है, कोबाल्ट है, निकिल है। इसी तरीके से 17 न्यूट्रिएंट हमारी कोई भी फसल है उसे देना जरूरी है। तो जैसे मैंने बताया भी था, मिट्टी का चयन, हम जब भी मिट्टी का चयन कर रहे हैं उससे पहले मिट्टी की जांच करवा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें हमें पता भी चल जाता है कि इसमें कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, कौन से न्यूट्रिएंट की अधिकता है, मिट्टी का पीएच कितना है, मिट्टी हम इसमें कौन सी फसल लेके जा सकते हैं। अगर
मिट्टी का पीएच ज्यादा है तो हमें उसको कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उस टाइप की फसल बुआई करनी चाहिए जिसको मिट्टी अधिक पीएच वाली मिट्टी चाहिए, उस टाइप का हम बागवानी उसमें लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में क्या ये जो जलवायु परिवर्तन है, इसको ध्यान में रखते हुए पोषण प्रबंधन को लेकर हमारे किसानों को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे कि जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है, आप भी जानते हैं कि जो गर्मी में हम सब्जी उगाते हैं तो उसे हम गर्मी के मौसम में ही उगा सकते हैं। जो सर्दी में हम सब्जियां उगाते हैं तो वो हम सर्दी में ही उगा सकते हैं। हमेशा टेम्परेचर का हमें पता होना चाहिए कि हमारी फसल को किस टेम्परेचर पे ये अब आगे बढ़ सकती है, कितना टेम्परेचर इसे चाहिए, उस हिसाब से ही हमें फसल का चयन करना चाहिए। अगर हम कम टेम्परेचर वाली फसल को गर्मी में बिजाई कर देंगे या लगा देंगे तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़वा या ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो अगर हम टेम्परेचर जलवायु के अनुसार फसल का चयन करें तो ज्यादा अच्छा होता है। जी, और अगर हम क्षेत्र की बात करें, अलग-अलग जलवायु क्षेत्र हैं जैसे कि पहाड़ी भी हैं, मैदानी हैं, शुष्क हैं। इनमें पोषण प्रबंधन की रणनीति जो है क्या वो बदल जाती है? अगर हाँ, तो कोई एग्जाम्पल देके भी प्लीज हमें बताइएगा। वैसे हम जो भी पोषण प्रबंधन कर रहे हैं, जो भी बेसल डोज में दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम बेसल डोज में जो न्यूट्रिएंट है वो देते ही हैं। हाँ, उसमें हम स्प्रे के थ्रू भी हम अपना पोषण प्रबंधन को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप ऊपर से स्प्रे कर सकते हो स्प्रिंकलर के थ्रू, या और भी जो स्प्रे करने जा रहे हो स्प्रे में भी न्यूट्रिएंट आप मिला के अपना पौधे को दे सकते हैं। और ज्यादातर हम पोषण प्रबंधन में बेसल डोज में लेके जा रहे हैं, उसका भी टाइम पीरियड हमें पता होता है, उसके अनुसार हम बेसल डोज में भी अपना पोषण प्रबंधन तीनों जगह एक तरीके से कर सकते हैं जो बेसल डोज में देते हैं। जी, बात करें विक्रम जी, अगर हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की यानी कि समेकित पोषण प्रबंधन की, तो क्या बागबानी फसलों में INM इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जरूरी है और इसके क्या क्या लाभ हैं? आप अगर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का ध्यान रख के अपनी फसल में फर्टिलाइजर दे रहे हो तो उसमें किसानों को जो हानि होने वाली है, जैसे आपको अगर हमारे फसल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट हमें देना है उसके बारे में पहले से ही पता है, कितना डोज में देना है उसका पता है, तो आप पौधे की जो खुराक है उसके अनुसार पोषण प्रबंधन कर सकते हैं। अगर आपको उसके बारे में सही से नहीं पता, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के थ्रू आप नहीं लेके जा रहे हो, आप कहीं फसल में कोई भी न्यूट्रिएंट ज्यादा डाल दोगे, कहीं ना कहीं वो फसल को हो सकता है खत्म भी कर दें। तो हमें जो भी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है उसको अप्लाई करके ही बागवानी की फसलें आगे बढ़ानी चाहिए। तो ये क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग, क्या ये भी हमारे फसलों से पोषण प्रबंधन में मदद करती हैं? जैसे क्रॉप रोटेशन हमारी फसलों में न्यूट्रिएंट का बहुत फायदा देती है। जैसे कि आप जानते हैं जो उथली जड़ वाली फसलें होंगी या उथली जड़ वाला सब्जी वर्गीय फसल हम खेत में लगा रहे हैं, एक मूसला जड़ वाली है जो नीचे तक जाती है। जो न्यूट्रिएंट ऊपर पड़े हैं उथली जड़ वाली फसल वो जो ऊपर के न्यूट्रिएंट है उससे ले लेती है। हमने क्रॉप रोटेट किया, उसमें जो गहरी जड़ वाली फसल है उसको लगाया, जो नीचे तक न्यूट्रिएंट पड़ा है वो उसको ले लेती है। तो कहीं ना कहीं इससे भी हमें काफी लाभ होता है। और इंटरक्रॉप में जैसे हमारी फसल के बीच में गैप है, टाइम पे बचा हुआ है, तो हम उसमें ऐसी फसल लगा सकते हैं जो हमारी मिट्टी का पीएच को मेंटेन करे, उसमें न्यूट्रिएंट को अवेलेबल करवाए। जैसे मूंग की फसल, दलहनी फसलें जैसे हम बोलते हैं, या ढैंचे की बुआई करवा सकते हैं बीच में जो भी गैप है। उससे भी कहीं ना कहीं हमारे मिट्टी का जीवांश कार्बन बढ़ेगा और जो भी हम न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं उसको कम डालना पड़ेगा। जी, तो आज हम बागवानी की बात कर रहे हैं। ऐसे में विक्रम जी, बागवानी में पोषण प्रबंधन तो बहुत ज़रूरी ही है, लेकिन ऐसे कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी ज़रूरत हमारी सभी तरह की बागवानी में ज़रूरी है, और साथ ही अगर ये ना हो, इनकी कमी हो उन सूक्ष्म पोषक तत्वों की, तो क्या क्या बीमारियों या लक्षण देखने को मिलते हैं हमारे किसान भाइयों को? जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व में देखा जाए इसमें जिंक एक बहुत जरूरी तत्व है।
उसके अलावा बोरोन है, मैग्नीज है। ये हमारी जो भी हम बागवानी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। जैसे बागवानी में जिंक एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधे के विकास के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ये जो जिंक होता है ये कई एंजाइम को एक्टिव करने का काम करता है। उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, क्लोरोफिल है, उनके निर्माण में भी जिंक का बहुत बड़ा महत्व है। तो जिंक हमें देना बहुत जरूरी है, कोई भी हमारी जो भी बागवानी हम कर रहे हैं। उसके अलावा बोरोन है, बोरोन भी उसके लिए बहुत जरूरी है हमारी बागवानी के लिए। बोरोन जो जब हम बोरोन का इस्तेमाल करते हैं वो उस टाइम पे उसमें फूल वाली स्टेज पे ज्यादातर हम इसका स्प्रे करते हैं। फूल वाली स्टेज पे बोरोन एक उसका जो फूल बन रहा है उसको अच्छा सेट करने का काम करता है, उसको हार्मोन्स रिलीज करता है, शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्रूट डेवलपमेंट में बोरोन का बहुत बड़ा रोल है। और एक तरीके से उस टाइम पे जो एंजाइम चाहिए उसको भी एक्टिव करता है, जिससे अच्छा फ्लावरिंग होता है। और जितना अच्छा फ्लावरिंग होगा, फूल अच्छा बनेगा, उतनी अच्छा हम फल पैदा कर सकते हैं। तो और बोरोन सेल वॉल डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बनाता है। तो ये सारे रोल बोरोन के होते हैं जो हमारी बागवानी फसलों के लिए बहुत जरूरी है। बागवानी फसलों में जानते भी हैं बोरोन का बहुत बड़ा रोल है। अगर फल बनाना है तो सबसे पहले फूल से होकर गुजरना होगा, और फूल जितना अच्छा बनेगा उतना ही अच्छा हम फल ले सकते हैं। तो हर न्यूट्रिएंट का कहीं ना कहीं जरूरत रहती है। इसमें दो मैंने आपको बताए, ये दो देने बहुत जरूरी है। मैग्नीज भी हमारा जो काम करता है, मैग्नीज उसमें क्लोरोफिल को बनाने का काम करता है। और क्लोरोफिल जितना अच्छा बनेगा, फूड पौधा उतना ही अच्छा भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया बना के संग्रहित करता है और उतना ही अच्छा डेवलप कर सकता है। जी, तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि पोषण की अधिकता यानी कि ओवर फर्टिलाइजेशन होने से नुकसान भी हो जाते हैं, और अगर होते हैं तो क्या क्या नुकसान होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? जैसा कि किसान भाई भी जानते हैं, कोई भी फर्टिलाइजर हम अगर ज्यादा उसमें दे देंगे अपनी फसल को, तो वो कहीं ना कहीं उसको हानि पहुंचाता है। अगर हमने कोई भी फसल में ऐसा न्यूट्रिएंट ज्यादा डाल दिया तो कहीं ना कहीं वो पत्तों पे आपका पत्ते झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, येलोइश कलर हो जाएगा, या पौधे की जो ग्रोथ आनी चाहिए वो नहीं होगी। कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी या अधिकता होने की वजह से हमारी फसल पे बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। तो हमेशा मैंने पहले भी बताया कि आप बैलेंस न्यूट्रिएंट ही अपनी फसल में डालें और अच्छा लाभ उठाएं। तो क्या पोषण प्रबंधन का सीधे तौर पर कीट और रोग नियंत्रण से भी संबंध है, विक्रम जी? जैसा कि पोषण प्रबंधन अगर हमारा अच्छा है, हमारा पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा, उसमें रोग से लड़ने वाली रोग रोधिता पैदा हो जाती है, उसमें बीमारी कम आएगी। तो जितना रोग से लड़ने वाली क्षमता पौधे में पैदा होती है तो उसमें बीमारी कम आती है। उसी तरीके से जो भी हम अपनी फसल में न्यूट्रिएंट दे रहे हैं उनका अपना अपना रोल है। जैसे मैंने बताया भी, हमारा पौधा जितना स्ट्रॉन्ग, सेल अच्छी बनेगी, उसका पत्ता लीफ अच्छी होगी, अच्छा भोजन बना रहा है, तो बीमारी और कीड़े की समस्या को भी मिनिमाइज हो जाती है। पर जब मौसम किसी कारण से ज्यादा अनुकूल हो जाता है बीमारी के, या किसी बहुत ही संख्या में कीड़े की समस्या क्षेत्र में फैल रही है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रिवेंटिव में या आने से पहले अपने खेत में स्प्रे भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे, बीमारी से लड़ने के लिए भी और कीट से बचाव के लिए भी। जी, तो विक्रम जी, क्यारियों में, पॉली हाउस या कंटेनर में की जाने वाली बागवानी में पोषण प्रबंधन किया जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे किया जा सकता है? जैसा कि आज के ट्रेंड में पॉली हाउस चल रहे हैं या कंटेनर में भी वो कर रहे हैं, और आज क्यारियों में भी आप पोषण प्रबंधन
इन सभी में हमें जो भी पौधे की रिक्वायरमेंट है, सत्रह न्यूट्रेंट वो हमें देने ही होते हैं। वो जितनी वहाँ पे उसकी जरूरत है वो हमें देना ही पड़ेगा, बिना न्यूट्रेंट के उसमें काम नहीं चलेगा। तो वो हमें मैनेज करना होगा, चाहे आप उसे जो जल दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं उसके थ्रू दें, या जो भी मिट्टी क्यारी बनाई हुई है उसमें भी आपको जितनी पौधे की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार उसमें फर्टिलाइजर देना जरूरी है। जी किसान भाइयों, आपको दोहराकर हम यहाँ बताना चाहेंगे कि आप सुन रहे हैं रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्देशित है और स्पॉन्सर किया है इस कार्यक्रम को यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। आप लगातार सीरीज में सुन रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी 90.4 आगरा की आवाज़ पर, जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। लगातार आते हैं, लगातार विशेषज्ञ की राय आप तक पहुंचाते हैं। आज भी हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं, जो कि एरिया एग्रोनॉमिस्ट हैं सेंट्रल यूपी यारा से ही, और आज हम बात कर रहे हैं उनसे कि बागबानी में पोषण प्रबंधन का क्या है महत्व। इस पर बहुत ढेर सारी जानकारी विक्रम जी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अगला सवाल मैं विक्रम जी आपसे ये करना चाहूँगी कि भारत सरकार या कृषि विभाग भी कुछ योजनाएं पोषण प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध करा रही हैं? अगर हाँ तो कौन कौन सी? भारत सरकार या स्टेट सरकार समय समय पे पोषण प्रबंधन के लिए नई नई योजनाएं लाती रहती है। अभी योजना में देखा जाए तो सब्सिडी प्रोडक्ट तो मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, जैसे यूरिया भी है तो उस पर अच्छा खासा सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, डीएपी है, सुपर है, इन सभी पे गवर्नमेंट बहुत ही सब्सिडी देती है किसानों को। और जो भी हम पोषण प्रबंधन का बात करते हैं, पहले स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिट्टी की जांच करवाई गई थी और उसके अनुसार ही वहां से ये भी बोला गया था कि किसानों को गाइड किया जाए, इतना न्यूट्रिएंट देना है, ये नहीं देना है, वो सब चीजें चलती रहती है स्कीम के अकॉर्डिंग। तो यानी हमारे किसान भाइयों को अगर आप बागबानी किसी भी तरह की कर रहे हैं, आपको सहयोग मिलेगा हमारी भारत सरकार से भी, कृषि विभाग से भी। तो क्या विक्रम जी कुछ ऐसे मोबाइल ऐप या पोषण कैलकुलेटर भी अवेलेबल हैं आज के डिजिटल युग में, जो कि ऑनलाइन ही पोषण की सिफारिश या कोई भी समाधान हमारे किसान भाइयों तक पहुंचा सके? जैसा कि किसान भाइयों, आप यारा भी एक एप्लीकेशन देता है जिसमें आप यारा ऐप पे जाके वहां से पोषण प्रबंधन के बारे में जान सकते हैं, हमारी कौन सी फसल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट देने होते हैं, और उसके अनुसार आप अपने जो बागवानी की फसलें हैं उसमें उस एप्लीकेशन के थ्रू आप अच्छी जानकारी ले सकते हैं। उसमें मौसम का फर्टिलाइजर कितना देना है, कौन सी फसल में कौन सी बीमारी आती है, तो उसको आप एक तरीके से यूज कर सकते हैं। जी विक्रम जी, बागबानी के दौरान फलों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और स्वाद को बढ़ाने के लिए किन किन पोषक तत्वों पर विशेष ध्यान हमारे किसान भाइयों को देना चाहिए? जैसा आज के टाइम में देखने को मिलता भी है, जो पहले स्वाद था कहीं ना कहीं वो फसल से गायब होता जा रहा है। पहले अगर किसी पड़ोस में बासमती चावल बन जाता था तो उसकी खुशबू पड़ोसी को पता चल जाती थी। आज के टाइम में कहीं ना कहीं उनके स्वाद में यानी कि कोई भी हम फल, सब्जी या जो भी हम फसलें यूज करते हैं उसमें स्वाद में कमी आती जा रही है। तो ये न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से ही ये समस्या देखने के लिए मिलती है। जो हम बैलेंस न्यूट्रिएंट की बात करते हैं उसको अप्लाई नहीं करते, तो हमेशा हमें बैलेंस न्यूट्रिएंट पे काम करना चाहिए, तो हम अच्छा स्वाद बना सकते हैं। जैसे बोरोन है, कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, ये सभी एक अच्छा न्यूट्रिएंट है हमारी बागवानी फसलों के लिए, और जितनी इनकी जरूरत है उसके अनुसार हम अपनी फसल में अप्लाई करें तो अच्छा स्वाद और अच्छी फसल बना सकते हैं। जी, तो ऐसे में क्या फोलियर स्प्रे और ड्रिप फर्टिगेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल पोषण प्रबंधन में किया जा सकता है और किस तरह किया जा सकता है? तो फोलियर स्प्रे में हम जैसे यारा के फोलियर स्प्रे में फास्फोरस भी आता है, मार्केट में फोलियर स्प्रे में आज के टाइम में एनपीके ग्रेड के बहुत सारे उत्पाद मिलते हैं, बोरोन है,
ये सब फोलियर स्प्रे में ही हम अप्लाई करते हैं। तो जो भी हम फोलियर स्प्रे में लेके जा रहे हैं पौधा उससे 90% तक लेता है, और जो हम मिट्टी में दे रहे हैं पौधा उससे 40 या 50% ही ले पाता है। तो फोलियर स्प्रे अगर हम कर रहे हैं और जिस टाइम पे फसल की जरूरत है उस टाइम पे लेके जा रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फायदा मिलता है। बिल्कुल सही बात। तो मिट्टी परीक्षण की अगर हम बात करें, मिट्टी परीक्षण और पत्तियों के विश्लेषण, इसका पोषण प्रबंधन में क्या योगदान है? जैसे हम मिट्टी परीक्षण की बात करते हैं, कोई भी हम बागवानी या कोई भी फसलें हम लेके जा रहे हैं अपने रोपाई के लिए, उससे पहले अगर हम मिट्टी की जांच करवा रहे हैं तो मिट्टी की जांच से हमें ये फायदा मिलता है, उसमें जो हमारी मिट्टी है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट देना है, कौन कौन सा पोषण की इसमें कमी थी, कौन सा पीएच मिट्टी का कितना है, कार्बन कितना है। अगर हमें पहले से मिट्टी जांच करने से हमें इन चीजों की जानकारी मिल जाएगी तो हम मिट्टी में पीएच और ये सारी चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे लीफ जो पत्ती होती है उसके अनुसार भी न्यूट्रिएंट के बारे में बता दिया जाता है कि इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट की कमी है या अधिकता है। तो आप पत्ती जांच भी करवा सकते हैं, नहीं तो मैं तो यही चाहूंगा आप रोपाई करने से पहले मिट्टी की जांच करवा लें तो आपको सारी न्यूट्रिएंट का पता चल जाता है, और उसके अनुसार ही आप उस फसल का एक चार्ट बना सकते हैं कि किस टाइम पे हमें इसमें कौन सा पोषण देना है। जी, अंत में विक्रम जी, हम ये भी चाहेंगे, हमेशा आप आते हैं, अच्छी अच्छी जानकारियाँ किसान भाइयों को देते हैं, तो बागवानी के लिए किसानों को आप क्या व्यवहारिक सुझाव देना चाहेंगे ताकि वो अपने उत्पादन और आय दोनों को बढ़ा सकें और अच्छी बागवानी कर सकें? स्टेप बाय स्टेप हम चाहेंगे कि कुछ व्यवहारिक सुझाव आप हमारे किसान भाइयों को दें। तो जैसा कि किसान भाइयों, हमारी जो बागवानी की फसल है उसमें जो लंबे टाइम की फसलें हैं उसके हिसाब से अपना न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करें। जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उसमें उसी के हिसाब से अपना न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करें। दूसरा, जैसे आप बागवानी कर रहे हैं या लंबे टाइम की फसलें हैं, जो हम फर्टिलाइजर दे भी रहे हैं, हमेशा फर्टिलाइजर जड़ के पास ना डालने। बाजी फार्मर क्या करते हैं, उसको जो पेड़ होता है उसके पास में ही डाल देते हैं। हमेशा जितनी गोलाई बनी हुई है उतनी नाप का एक किसी भी धागे से नाप लें और उसको गोल रिंग में उसको गोल कर दें, उतनी दूरी पे ही फर्टिलाइजर को डाल लें। जो फर्टिलाइजर हमारा पौधा लेता है वो सेकेंडरी रूट के थ्रू ही पौधे में जाता है। जो मूल जड़ रहती है, जो जड़ें चल रही हैं, उनके थ्रू कभी भी पौधा न्यूट्रिएंट नहीं लेता। जो रुएदार जड़ें होती हैं, द्वितीय जड़ें होती हैं, सेकेंडरी रूट जिसे बोलते हैं, उनके थ्रू ही पौधा भोजन ग्रहण करता है। तो हमेशा उसी के अनुसार अपने पोषण को पौधे के पास में पहुंचाए, जो वहाँ पे उसकी सेकेंडरी रूट चल रही है। तो वहां से अगर आप जो भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं, जैसे हम 11 मिला कॉम्प्लेक्स अपना बागवानी फसलों में बोलते हैं, इसमें 9 खाद होती है, फार्मर को भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। आप 11 मिला कॉम्प्लेक्स अपनी बागवानी फसलों में लेके जा सकते हैं। वो बागवानी फसलों में जो फल वाली फसलें हैं उसमें जितना टाइम का पौधा है उसके अनुसार, पौधे के अनुसार उसमें हम अप्लाई करवाते हैं, और जो वैसी सब्जी वर्गीय फसलें हैं उसमें 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से हम 11 मिला कॉम्प्लेक्स लगवाते हैं। इसमें जैसे ही पौधे को 9 खादें मिल जाती है, पौधे को ऑटोमेटिक जो भी उसकी वानस्पतिक ग्रोथ है बहुत अच्छी चलनी स्टार्ट हो जाती है। और साथ में आप इसमें कैल्शियम अपना 11 लेवा नाइट्राबोर 25 किलो पर एकड़ जो सब्जी वर्गीय हैं, और जो पौधे जो फल देने वाले पौधे हैं उसमें कितने टाइम का पौधा है उसमें भी आप 25 किलो पर एकड़ के या पौधे के अनुसार उसमें 11 लेवा नाइट्राबोर लगवा सकते हैं। उसके बाद आप फोलियर स्प्रे में जा सकते हैं। फोलियर स्प्रे में 11 का जो उत्पाद आते हैं, 11 बीटा सैनिफोस है, जिसमें फास्फोरस भी है, नाइट्रेट है, कैल्शियम है। हमारे 11 के पास में जिंक बहुत अच्छा ग्रेड वाला है, जिसमें 39.5% है, और जिंक ऑक्साइड है, जो यानी कि नई
टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, उसको हम अप्लाई करवा सकते हैं जिंक के लिए। और यारा जो जिंक उसके अलावा जो बोरोन भी देता है, जो बोर ट्रैक के नाम से आता है, वो उस टाइप का बोरोन है। अगर किसी कारणवश उसकी मात्रा ज्यादा है या कम भी हो जाए तो वो हमारी फसल में हानि नहीं पहुंचाएगा। तो हम इस टाइप के उत्पाद अपनी फसल में लेके जा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी आज आपने हमारे साथ साझा की है। आज बहुत ही जानकारी से भरपूर कार्यक्रम रहा। हमने जाना किसान भाइयों की बागबानी फसलों में पोषण प्रबंधन न केवल उपज बढ़ाने में सहायक होता है, बल्कि फलों और सब्जियों की गुणवत्ता, स्वाद, भंडारण क्षमता और बाजार का मूल्य को भी बेहतर बनाता है। संतुलित पोषण न केवल हमारी फसल को बीमारियों से बचाता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखता है। ये सारी जानकारियां हमारे विशेषज्ञ विक्रम सिंह जी ने दी है। इस पर विस्तार से चर्चा की और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमारे साथ साझा की विक्रम सिंह जी, जो हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट, सेंट्रल यूपी यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगी, जो आपने इतने सरल और व्यवहारिक तरीके से हमारे सभी किसान भाइयों को, हमारे सभी श्रोताओं को और यूट्यूब पे देखने वाले सभी दर्शकों को सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए और बहुत ही लाभकारी सुझाव भी आपने प्रदान किए। विक्रम जी, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी किसान भाइयों का बहुत ही धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतनी गंभीरता से सुना। बिल्कुल गंभीरता से सुना। और आप कुछ चलते चलते कहना चाहेंगे सभी किसान भाइयों से रेडियो के माध्यम से? मैं तो यही चाहूंगा, किसान भाइयों, आप अच्छी फसल लें और राष्ट्र में अपने गुणवत्तापूर्ण फसल का उत्पादन करें और राष्ट्र की भागीदारिता में अपना अच्छा सहयोग दें। बिल्कुल। तो हम आशा करते हैं किसान भाइयों और हमारे सभी श्रोताओं और दर्शक की आज की हमारी इस बातचीत से आप सभी को बागबानी में पोषण प्रबंधन के महत्व को समझने में, अपनाने में भी बहुत मदद मिलेगी। इसी तरह से हमारे साथ में जुड़े रहिए। अगली बार फिर होगी मुलाकात एक और विशेषज्ञ के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।